करते हैं फिजिकल चेंजेज। इसके पिछले वाले लेक्चर में हमने फिजिकल चेंजेज के बारे में बात किया था और आज लेक्चर चालू करते हैं एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंजेज। देखिएगा फिजिकल चेंजेज के कौन कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं, कौन कौन से एग्जाम्पल होते हैं। जैसे कि इवेपोरेशन ऑफ वाटर, यानी वाटर का इवेपोरेशन, ये क्या है? एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज। रटना है, एज इट इज रट डालना है इसको। बॉइलिंग ऑफ वाटर, फ्रीजिंग ऑफ वाटर, मेल्टिंग ऑफ आइस, सब कंडेंसेशन और सब्लिमेशन। इसमें सब्लिमेशन के बारे में आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। सब्लिमेशन क्या होता है? सब्लिमेशन यह एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू गैसियस फॉर्म विदाउट कमिंग इन लिक्विड स्टेट। यानी जब कोई सॉलिड डायरेक्टली गैसियस स्टेट में चला जाता है, डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है गैसियस स्टेट में लिक्विड स्टेट में बिना आए, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं सब्लिमेशन। और जिसमें पाया जाता है उसको क्या कहते हैं? सबलाइम कहते हैं। सबलाइम में क्या कहा जाएगा? कैम्फर आ जाएगा, है ना? कैम्फर आ जाएगा। और क्या आ जाएगा? एंथ्रासिन आ जाएगा, है ना? एंथ्रासिन आ जाएगा। और क्या आ जाएगा? ड्राई आइस। ड्राई आइस क्या है? ये ड्राई आइस सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को ही हम क्या कहते हैं? ड्राई आइस कहते हैं। ठीक है। तो ये सब क्या है? सबलाइम है। और ये जब इसको हीट करेंगे, कैम्फर को, एंथ्रासिन को, ड्राई आइस को, नेफ्थलीन को, तो इनको यदि गर्म करते हैं तो ये कभी भी लिक्विड स्टेट में नहीं आते हैं, डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? गैसियस स्टेट में। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं सब्लिमेशन। और इस सॉलिड सब्सटेंस को क्या कहते हैं? हम सबलाइम कहते हैं। ठीक है। तो ये एग्जाम्पल रहा फिजिकल चेंजेज के। अब बात करते हैं केमिकल चेंजेज। जैसा कि इसके पहले मैंने फिजिकल चेंजेज में बताया था कि फिजिकल चेंजेज जो है, जब ऐसा प्रोसेस जिसमें कोई भी ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट होता है तो उसके फिजिकल स्टेट में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ना नेचर में परिवर्तन होता है, केवल शेप और साइज और कलर में चेंजिंग हो सकती है। लेकिन केमिकल चेंजेज ऐसा है कि चेंजेज इन विच टू सब्सटेंस रिएक्ट केमिकली टू फॉर्म न्यू सब्सटेंस विथ डिफरेंट प्रॉपर्टी। जब दो या दो से अधिक सब्सटेंस रिएक्ट करते हैं, रिएक्ट करके नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन करते हैं, तो ये नए सब्सटेंस क्या होते हैं? डिफरेंट प्रॉपर्टी के होंगे। तो उससे हम इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? हम केमिकल चेंजेज कहते हैं। केमिकल चेंजेज द मॉलिक्यूल्स ऑफ ओरिजिनल सब्सटेंस अंडरगो चेंजेज। ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल चेंजेज। जो केमिकल चेंजेज के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती है? पहला है परमानेंट, डेफिनेटली परमानेंट। जैसा कि देखिएगा कि एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंजेज, केमिकल चेंजेज के जो एग्जाम्पल है, डाइजेशन ऑफ फूड। डाइजेशन क्या है? complex and insoluble food particle converted into soluble simpler and soluble substance या food particle is known as digestion. digestion क्या है? complex and insoluble food particle converted into simpler and डाइजेशन ऑफ फूड क्या है? डाइजेशन ऑफ फूड क्या है? कॉम्प्लेक्स एंड सिंपलर। ध्यान दीजिएगा, कॉम्प्लेक्स और इनसॉल्युबल पार्टिकल जब सिंपलर एंड डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाता है, सॉल्युबल पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाता है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? हम डाइजेशन। तो डाइजेशन जो है कभी भी रिवर्सेबल नहीं हो सकता है, कभी भी जो है टेम्पररी नहीं हो सकता है, हमेशा कैसा होगा? परमानेंट होगा। और परमानेंट ये डाइजेशन तब क्या हो जाएगा? केमिकल चेंजेज के अंतर्गत आएगा। तो केमिकल चेंजेज में क्या आ जाएगा? केमिकल चेंज की प्रॉपर्टी क्या हो सकती है? परमानेंट हो जाएगा, इरिवर्सेबल हो जाएगा, कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस, जो कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस होगा वो चेंज हो जाएगा, और वन या मोर न्यू सब्सटेंस विथ न्यू प्रॉपर्टी यार फॉर्म। जब जो है नया जब जो है वो फॉर्म होगा तो वो क्या हो जाएगा? वो नए प्रॉपर्टी के साथ जो है क्रिएट होगा। और पांचवा क्या है? एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। फिजिकल चेंजेज में एनर्जी में चेंजिंग नहीं होती है, लेकिन केमिकल चेंजेज में एनर्जी में चेंजिंग होती है। ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंजेज, कौन कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं केमिकल चेंजेज के या होते हैं? डाइजेशन ऑफ फूड, रस्टिंग ऑफ आयरन। फिर से सुनिएगा, डाइजेशन क्या है? डाइजेशन क्या है? कॉम्प्लेक्स एंड इनसॉल्युबल पार्टिकल किस में कन्वर्ट हो जाता है? सिंपलर एंड सॉल्युबल पार्टिकल में। तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? डाइजेशन ऑफ फूड। रस्टिंग क्या है? जब जो है कोई आयरन आर्टिकल
मॉइस्चर और एयर के कांटेक्ट में आता है तो उसके सरफेस का क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है। तो उसके कारण जो है उसके ऊपर एक ब्राउन, रेड ब्राउन फ्लैक्सी सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो जाता है। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, कुकिंग ऑफ फूड, ये भी क्या है, केमिकल चेंजेज है। बर्निंग ऑफ पेपर, ये भी केमिकल चेंजेज है। कार्डलिंग ऑफ मिल्क, यानी दूध से दही का बनना, ये केमिकल चेंजेज है। रोटी का बनना, ये भी क्या है, केमिकल चेंजेज है। फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन क्या है भाई, फर्मेंटेशन जो है जब कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कोई ऑर्गेनिज्म जैसे ईस्ट किसी ग्लूकोज के ऊपर एक्ट करता है तो उसे किस में कन्वर्ट करता है, इथाइल अल्कोहल में। ग्लूकोज का इथाइल अल्कोहल में कन्वर्जन विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक ईस्ट कॉल्ड फर्मेंटेशन। तो फर्मेंटेशन जो एनारोबिक रिस्पायरेशन के रूप में, एनारोबिक प्रोसेस के रूप में जाना जाता है। सावरिंग ऑफ मिल्क, मिल्क का खाटा होना, ये भी केमिकल चेंजेज है। बर्निंग ऑफ कैंडल वैक्स, ठीक है, तो यहां पर सावरिंग ऑफ मिल्क यानी दूध का खाटा होना, बर्निंग ऑफ कैंडल वैक्स और बर्निंग ऑफ फ्यूल और राइपेनिंग ऑफ फ्रूट, ये सभी क्या हैं, केमिकल चेंजेज के एग्जाम्पल है। यहां पर डिफिनीशन की डिफिनीशन से कोई ज्यादा जो है फर्क नहीं पड़ेगा। ये आपको याद रखना होगा कि केमिकल चेंजेज के कौन कौन से एग्जाम्पल हैं। तो फिर से केमिकल चेंजेज के, डाइजेशन ऑफ फूड, रस्टिंग ऑफ आयरन, कुकिंग ऑफ फूड, बर्निंग ऑफ पेपर, कर्डलिंग ऑफ मिल्क यानी दूध से दही का बनना, आटे से रोटी का बनना, फर्मेंटेशन, ये सावरिंग ऑफ मिल्क, मिल्क का खट्टा होना, बर्निंग ऑफ कैंडल वैक्स जो है कैंडल वैक्स का जलना, पेपर का जलना, फ्यूल का जलना, फ्रूट का पकना, ये सभी क्या है, केमिकल चेंजेज के एग्जाम्पल है, रासायनिक परिवर्तन के एग्जाम्पल है। ठीक है, ठीक है। तो अब देखते हैं कैटलिस्ट। ये फिजिकल चेंजेज और केमिकल चेंजेज हमने कंप्लीट कर दिया है। फिजिकल चेंजेज क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल चेंजेज, उसके बारे में डिस्कस किया हमने। एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंजेज, इसके बारे में हमने डिस्कस किया। केमिकल चेंजेज क्या होते हैं, इसके बारे में चेंज किया हमने, उसके बारे में डिस्कस किया। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल चेंजेस के बारे में हमने डिस्कस किया और एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंजेस के बारे में हमने डिस्कस किया। ध्यान रखिएगा, ये डिफिनीशन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उतना ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल चेंजेज यानी परमानेंट होता है, इरिवर्सिबल होता है और कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस चेंज हो जाता है और एनर्जी चेंज हो जाती है। एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज, ये जो है 10-11 एग्जाम्पल है, वो ये आपको याद रखना होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कैटलिस्ट क्या होते हैं, इसके पहले हमने बात किया था कि कैटलिस्ट क्या होते हैं। कैटलिस्ट जिसको हिंदी में हम कहते हैं उत्प्रेरक, ये क्या करते हैं, किसी भी रिएक्शन को उत्प्रेरित कर देते हैं। उत्प्रेरित का मतलब ये हुआ कि किसी भी रिएक्शन को, जो रिएक्शन चल रही है, रुकी हुई रिएक्शन नहीं, जो रिएक्शन चल रही है उस रिएक्शन के रेट को क्या कर देते हैं, ये बढ़ा देते हैं या चलती हुई रिएक्शन को, रेट ऑफ रिएक्शन को घटा देते हैं। तो ऐसा सब्सटेंस, ऐसा एलिमेंट जो किसी भी केमिकल रिएक्शन को बढ़ा देता है या घटा देता है, उस सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं, कैटलिस्ट कहते हैं। तो देखिएगा, कैटलिस्ट क्या होता है, वह सब्सटेंस जो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करते हैं, विदाउट चेंज इटसेल्फ, अपने अंदर बिना परिवर्तन किए, विदाउट लिखा हुआ, विदाउट चेंज इटसेल्फ यानी अपने अंदर बिना परिवर्तन के रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देते हैं, तो उस के सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं, कैटलिस्ट कहते हैं। कभी भी कैटलिस्ट किसी से भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है तो अपने उसका बहुत ही छोटा अमाउंट पार्टिसिपेट करता है, बड़े अमाउंट में कैटलिस्ट पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। और डज नॉट कंज्यूम इन रिएक्शन, ये सारे चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सभी पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, ओनली फ्यू अमाउंट, स्मॉल अमाउंट में ये जो है किसी भी रेट ऑफ रिएक्शन को एस्केलरेट करते हैं या डी एस्केलरेट करते हैं। और डज नॉट कंज्यूम इन रिएक्शन, ये रिएक्शन में कभी भी कंज्यूम नहीं होते हैं, संचित नहीं होते हैं। और नो चेंज इन अमाउंट ऑफ कंपोजिशन ऑफ कैटलिस्ट आफ्टर कैटलिसिस बट फिजिकल स्टेट में भी चेंज, किसी भी रिएक्शन में यदि कैटलिस्ट पार्टिसिपेट करते हैं तो उसके अमाउंट में कोई चेंजिंग नहीं होती। 1 ग्राम यदि कैटलिस्ट किसी रिएक्शन को बढ़ा रहा है, एस्केलरेट कर रहा है, चाहे डी एस्केलेट कर रहा है, तो रिएक्शन के कंप्लीट होने के बाद वह एज इट इज 1 ग्राम के रूप में वह बाहर निकल जाता है। और हाँ, ये जरूर है कि बट
फिजिकल स्टेट में भी चेंज, हाँ ये अलग बात है। सॉलिड यदि कैटलिस्ट पार्टिसिपेट करता है तो आफ्टर द कंप्लीटेड द केमिकल रिएक्शन इट कन्वर्ट इनटू द गैसियस स्टेट और लिक्विड स्टेट बट डू नॉट कंज्यूम इन केमिकल रिएक्शन, है ना। डज नॉट चेंज इन नेचर ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। साथ ही साथ ये जो कैटलिस्ट होते हैं वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के नेचर में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। यदि रिएक्टेंट सॉलिड में है तो सॉलिड ही की तरह रहेगा, प्रोडक्ट यदि सॉलिड स्टेट में है तो सॉलिड, यदि यानी वह सॉलिड से लिक्विड में तब्दील करने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। डज नॉट इनिशिएट रिएक्शन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कभी भी कोई भी कैटलिस्ट किसी भी केमिकल रिएक्शन को इनिशिएट यानी शुरुआत करने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। यदि कोई रिएक्शन चल रही है तो उस रिएक्शन के रेट को बढ़ा देता है या घटा देता है। डज नॉट चेंज एनर्जी, एनर्जी में कोई परिवर्तन नहीं करता है। मैक्सिमम एक्टिविटी जो है कैटलिस्ट के कब होती है, जब टेम्परेचर क्या रहता है, हाई रहता है। हाई टेम्परेचर पर कैटलिस्ट ज्यादा एक्टिविटी शो करते हैं। ओके, देखते हैं, ठीक है। तो कैटलिस्ट क्या करते हैं, ये कैटलिस्ट सामान्यतः क्या होते हैं, ट्रांजिशन मेटल होते हैं। ध्यान रखिएगा कि हमने कल भी बात किया था कि पीरियोडिक टेबल आपको याद रहना चाहिए। पीरियोडिक टेबल जो कि एक मेडली की पीरियोडिक टेबल रही, मेडलिफ ने पीरियोडिक टेबल दिया तो उसमें वो पीरियोडिक टेबल एटॉमिक मास पर बेस्ड थी, लेकिन उसमें कुछ संशोधन करके फिर से नए पीरियोडिक टेबल के रूप में आया जिसको हम बोहर्स पीरियोडिक टेबल कहते हैं या मोजुलर पीरियोडिक टेबल कहते हैं या उसे हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के नाम से जानते हैं। ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किस पर बेस्ड है, एटॉमिक नंबर पर बेस्ड है। तो ये इसमें इस पीरियोडिक टेबल में 4 ब्लॉक बनाए गए, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। जो डी ब्लॉक के एलिमेंट रहे उन्हीं को हम क्या कहते हैं, ट्रांजिशन मेटल कहते हैं, जिसमें सिल्वर आता है, गोल्ड आता है, कॉपर आता है, हाँ ठीक, कोबाल्ट आता है। ये सभी ट्रांजिशन मेटल के रूप में, प्लेटिनम भी ट्रांजिशन मेटल के रूप में कंसीडर किए जाते हैं। तो जितने सामान्यतः कैटलिस्ट जनरली सामान्यतः कौन होते हैं, ट्रांजिशन मेटल होते हैं। क्यों, क्योंकि इसकी वैलेंसी क्या होती है, फ्री वैलेंसी रखते हैं। वैलेंसी जानते हैं ना, वैलेंसी क्या होती है, वैलेंसी कोई भी एलिमेंट जितने इलेक्ट्रॉन किसी को देता है या जितना इलेक्ट्रॉन लेता है या जितने इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करता है उसी को, उस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं, उस एलिमेंट की वैलेंसी कहते हैं। ठीक है, ओके, देखते हैं। तो यहां पर जो है कैटलिस्ट आर स्पेसिफिक इन नेचर मींस ओनली वन कैटलिस्ट कैन कैटलाइज ओनली वन रिएक्शन। जो है कोई भी कैटलिस्ट की अपनी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है, एक कैटलिस्ट एक ही केमिकल रिएक्शन को कैटलाइज कर सकता है, यानी एक कैटलिस्ट 2 केमिकल रिएक्शन को कभी भी कैटलाइज नहीं कर सकता है। और प्रत्येक केमिकल रिएक्शन के लिए स्पेसिफिक टाइप के कैटलिस्ट होते हैं, जैसे आगे हम बात करेंगे। ठीक है, ये अकॉर्डिंग टू एस्केलरेशन एंड डी एस्केलरेशन, यानी एस्केलरेशन मतलब केमिकल रिएक्शन को बढ़ाने और जो है एस्केलरेशन को घटाने के आधार पर कैटलिस्ट कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक को पॉजिटिव कैटलिस्ट कहते हैं, इसको नेगेटिव कैटलिस्ट कहते हैं। यानी रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाने या रेट ऑफ रिएक्शन को घटाने के आधार पर कैटलिस्ट 2 प्रकार के होते हैं। पहला हो जाएगा पॉजिटिव कैटलिस्ट और दूसरा क्या हो जाएगा, नेगेटिव कैटलिस्ट। पॉजिटिव कैटलिस्ट किससे कहते हैं, जो रेट ऑफ रिएक्शन को एस्केलरेट करता है, और बढ़ाता है जो रेट ऑफ रिएक्शन को घटाएगा उसको क्या कहते हैं, नेगेटिव कैटलिस्ट कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देते हैं, जबकि नेगेटिव कैटलिस्ट क्या करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को घटा देते हैं। पॉजिटिव कैटलिस्ट इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन व्हाइल द नेगेटिव कैटलिस्ट डिक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन। ओके, समझ में आ रहा है, आगे बढ़ते हैं। इन डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इन डिकम्पोजिशन मतलब क्या होता है, डिकम्पोज करना। कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है उसको क्या कर देना, सिंपलर कंपाउंड में या सिंपलर एलिमेंट में डिकम्पोज करने को ही क्या कहते हैं हम, डिकम्पोजिशन। तो H2O2 क्या है, हाइड्रोजन परऑक्साइड है। हाइड्रोजन परऑक्साइड के डिकम्पोजिशन में पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या होते हैं, मैग्नीज डाइऑक्साइड। कल हम इसके बारे में बात किया था। मैग्नीज डाइऑक्साइड हो जाएगा, प्लेटिनम हो जाएगा, सिल्वर हो जाएगा, गोल्ड हो जाएगा। अभी बात किए थे कि जनरली कैटलिस्ट कौन होते हैं, ट्रांजिशन मेटल होते हैं। देखिए प्लेटिनम भी ट्रांजिशन मेटल है, सिल्वर भी ट्रांजिशन मेटल है, गोल्ड भी ट्रांजिशन मेटल है। ये तो खैर कंपाउंड है मैग्नीज डाइऑक्साइड। तो हाइड्रोजन परऑक्साइड के डिकम्पोजिशन में कौन से कैटलिस्ट पार्टिसिपेट करते हैं, या तो मैग्नीज डाइऑक्साइड होगा, चाहे प्लेटिनम होगा, चाहे सिल्वर होगा, चाहे गोल्ड होगा। ओके, इन डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड के डिकम्पोजिशन में निगेटिव कैटलिस्ट कौन सा यूज होता है, हाँ निगेटिव कैटलिस्ट ग्लिसरॉल या फास्फोरिक एसिड, है ना, H3PO4। ग्लिसरॉल जानते हैं, ग्लिसरॉल जो होता है, देखिएगा ग्लिसरॉल कैसे लिखते हैं, ग्लिसरॉल CH2
OH, CHOH और क्या हो जाएगा CH2OH। ये क्या है, ग्लिसरॉल है ना, इसी को हम कहते हैं ग्लिसरॉल। तो निगेटिव जो है हाइड्रोजन पेरोक्साइड के डिकम्पोजिशन में निगेटिव कैटलिस्ट के रूप में ग्लिसरॉल या फास्फोरिक एसिड यूज किए जाते हैं। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। इन ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरोफार्म, क्लोरोफार्म के ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीजन के जुड़ने को ही क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। देखिएगा यहां पर ये क्या है, क्लोरोफार्म है, क्लोरोफार्म में हमने ऑक्सीजन जोड़ा है, तो ऑक्सीजन जोड़ा तो क्या बन गया, सीओसीओल टू कार्बोनिल क्लोराइड कहते हैं इसको, और क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरोफार्म, क्लोरोफार्म के ऑक्सीडेशन में निगेटिव कैटलिस्ट के रूप में क्या किया जाता है, 1% इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल का क्या फॉर्मूला होता है, देखिएगा CH2OH, ये क्या है, इथाइल अल्कोहल है। ठीक है, तो ठीक, तो ये हो जाएगा इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, सॉरी, इथाइल अल्कोहल C2H5OH, ये है इस इथाइल अल्कोहल, गलती से लिखा मैंने। ठीक है, तो ये हो जाएगा C2H5, ये क्या है, इथाइल अल्कोहल। तो ये इथाइल 1% इथाइल अल्कोहल के रूप में, ये 1% इथाइल अल्कोहल निगेटिव कैटलिस्ट के रूप में क्लोरोफार्म के ऑक्सीडेशन में पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, एंजाइम कैटलिस्ट, एंजाइम कैटलिस्ट क्या होते हैं, जितने भी एंजाइम होते हैं वो कैटलिस्ट के रूप में ही यूज किए जाते हैं, है ना। यहाँ पर देखिएगा टाइलिन, ये टाइलिन क्या है, टाइलिन का दूसरा नाम क्या है, सेलेवरी एमाइलेज। ये कहाँ से सिक्रेट होता है, माउथ के अंदर, और ये किस चीज का डाइजेशन करता है, स्टार्च का, है ना, स्टार्च का डाइसेक्राइड्स के रूप में डाइजेशन करता है। ये किस रूप में यूज होता है, इसको क्या कहते हैं हम, कैटलिस्ट। और माल्टेज, ये माल्टेज क्या करता है, माल्टेज माल्टोज को ग्लूकोज में तोड़ता है, इसीलिए माल्टेज क्या है, एंजाइम कैटलिस्ट है। सुक्रेज, ये क्या करता है, सुक्रोज को तोड़ता है, इसको और नाम क्या देते हैं, इन्वर्टेज। जाइमेज क्या होता है, ये जाइमेज किसके लिए, ये ग्लूकोज का इथाइल अल्कोहल में कन्वर्जन करता है इन द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन। और लाइपेज, ये लाइपेज क्या करता है, ये लाइपेज लिपिड या ऑयल या लिपिड को किसमें, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में डाइजेस्ट करता है। ओके, तो ये सभी ये जितने भी एंजाइम है, ये इसको हम क्या कह सकते हैं, कैटलिस्ट कह सकते हैं। ये कैटलिस्ट क्या करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाते हैं। ठीक है, प्रमोटर एंड एंटी कैटलिस्ट, प्रमोटर क्या होते हैं, जो कैटलिस्ट की कैटेलिटिक एक्टिविटी को प्रमोट करते हैं, बढ़ाने का काम करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, प्रमोटर कहते हैं। और एंटी कैटलिस्ट किसे कहते हैं, जो कैटलिस्ट के कैटेलिटिक प्रॉपर्टी को घटाते हैं, उनको क्या कहते हैं, हम एंटी कैटलिस्ट कहते हैं। तो प्रमोटर क्या होंगे, प्रमोट करते हैं, किसको प्रमोट करते हैं, कैटलिस्ट को, किस लिए, कैटेलिटिक प्रॉपर्टी के लिए। तो प्रमोटर इज ऑल्सो नोन एज एक्टिवेटर कहते हैं, या कैटलिस्ट फॉर कैटलिस्ट, यानी कैटलिस्ट फॉर कैटलिस्ट के नाम से भी ये प्रमोटर जाने जाते हैं। ओके, एंटी कैटलिस्ट क्या होते हैं, जो कैटेलिटिक प्रॉपर्टी, कैटलिस्ट के कैटेलिटिक प्रॉपर्टी को घटाते हैं, रिड्यूस करते हैं, और इसका दूसरा नाम क्या है, कैटेलिटिक पॉइजन। ओके, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। और ये प्रमोटर क्या कह रहा है कि प्रमोटर इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन बाय इंक्रीजिंग कैटेलिटिक एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट। सो प्रमोटर इज कैटलिस्ट फॉर कैटलिस्ट। और एंटी कैटलिस्ट क्या करते हैं, जो क्या करते हैं, कैटलिस्ट के कैटेलिटिक एक्टिविटी को क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं। ठीक, और हाइबर प्रोसेस में, हाइबर प्रोसेस किस लिए होता है, अमोनिया के बनाने का। हाइबर प्रोसेस में किस कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, अमोनिया का फॉर्मेशन करते हैं। और हाइबर प्रोसेस में कौन सा कैटलिस्ट यूज किया जाता है, लोहा कैटलिस्ट के रूप में यूज किया जाता है। और क्या यूज किया जाता है, मॉलिब्डेनम यूज किया जाता है, ये एल्युमिनियम ऑक्साइड यूज किया जाता है, और क्रोमियम ऑक्साइड के किस रूप में यूज किया जाता है, प्रमोटर के रूप में यूज किया जाता है। ध्यान रखिएगा कि यहां पर जो हाइबर प्रोसेस में लोहा क्या है, कैटलिस्ट के रूप में यूज किया जाता है, लेकिन मॉलिब्डेनम, एल्युमिनियम ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड यूज्ड एज प्रमोटर। ठीक है, ये तीनों के तीनों, मॉलिब्डेनम, एल्युमिनियम ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड क्या करते हैं, लोहा के कैटेलिटिक प्रॉपर्टी को इंक्रीज करते हैं। हाइबर प्रोसेस में एंटी कैटलिस्ट के रूप में क्या यूज किया जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड यूज किया जाता है। जब, और ये कार्बन मोनोऑक्साइड कहां से प्राप्त होता है, वाटर गैस से। वाटर गैस क्या होता है, CO+
H2, CO प्लस H2 क्या कहते हैं हम? कार्बन मोनो वाटर गैस कहते हैं। ठीक है। कॉन्टेक्ट प्रोसेस में हम ध्यान रखिएगा, कॉन्टेक्ट प्रोसेस में कैटलिस्ट के रूप में क्या यूज किया जाता है? प्लेटिनम जो है क्या होता है? ट्रांजिशन मेटल होता है। तो प्लेटिनम जो है कॉन्टेक्ट प्रोसेस में प्लेटिनम कैटलिस्ट के रूप में यूज किया जाता है, जबकि आर्सेनियस ऑक्साइड किस रूप में यूज किया जाता है? एंटी कैटलिस्ट के रूप में यूज किया जाता है। जबकि वेनेडियम पेंटाऑक्साइड जो होता है ये बेटर कैटलिस्ट होता है, किसके रूप में? कॉन्टेक्ट प्रोसेस में। कॉन्टेक्ट प्रोसेस से क्या बनाया जाता है? सल्फ्यूरिक एसिड बनाया जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड का क्या फॉर्मूला होता है? H2SO4। और हाइड्रोजिनेशन में हाइड्रोजिनेशन ऑफ ऑयल फैटी एसिड को हाइड्रोजिनेशन ऑयल में क्या किया जाता है? कौन सा कैटलिस्ट यूज किया जाता है? निकिड कैटलिस्ट यूज किया जाता है। और प्रोमोटर के रूप में क्या यूज किया जाता है? कॉपर यूज किया जाता है। ठीक है। हाइड्रोजिनेशन आगे पढ़ेंगे आप, जो अगला पढ़ेंगे हम जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड में, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में हमें हाइड्रोजिनेशन ऑफ ऑयल वहां पर हम पढ़ेंगे। हाइड्रोजिनेशन मतलब हाइड्रोजन का जुड़ना। किसी भी अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में प्लेटिनम के एक प्रेजेंस में जब हाइड्रोजन जुड़ता है तो इस प्रोसेस को कहते हैं हाइड्रोजिनेशन ऑफ ऑयल। ठीक है। अनसेचुरेटेड फैट से सेचुरेटेड फैट के रूप में कन्वर्जन को क्या कहते हैं? हाइड्रोजिनेशन ऑफ ऑयल। ठीक है। तो आगे अगले चैप्टर में अगले लेक्चर में हम दूसरे टॉपिक लेकर के आएंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।